वीएस क्लासेस अमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। वीएस क्लासेस की तरफ से मिशन कांस्टेबल 2026 में ये आज की हमारी अगली क्लास है। मैं आपको पढ़ा रही थी स्टैटिक जीके, जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसके अंतर्गत हमने परिचय देख लिया है, उसके भौतिक विभाजन के बारे में, वन, नदियाँ, पहाड़, कृषि, औद्योगिक वगैरह क्षेत्र है उन्हें भी देखा है हमने, खनिज वगैरह, ये सारे टॉपिक को लेके लगभग 14 से 15 क्लासेज हम जो है यहाँ पर ला चुके हैं आपके लिए। और आपको ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी? हमारे YouTube चैनल पे आपको मिलेंगी, प्लेलिस्ट भी जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं जल्दी से रिकैप देना चाहूंगी कि हमारे इस मिशन कांस्टेबल 2026 में आपको हम क्या क्या देने वाले हैं, क्या दे रहे हैं। तो कंप्लीट सिलेबस दे रहे हैं बच्चों। इसमें आपको डेली क्लासेस आ रही हैं, वीकली टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट के साथ, रिवीजन के साथ और आपके रिकॉर्डेड बैकअप के साथ, ये सारी चीजें आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी आने वाली जो भी एग्जाम है एमपी कांस्टेबल की, उसको लेकर के ये सारी तैयारी हमारी तरफ से आपके लिए किया जा रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। आपको केवल हमारे साथ मिल करके पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए हो गई। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें हम एमपी पीएससी हो गया, या आपका एमपी कांस्टेबल हो गया, एमपी पुलिस, एमपी एसआई है, एसएससी है, रेलवे, बैंकिंग, इन सभी की जो है क्लासेस प्रॉपर यहाँ पर चल रही हैं ऑफलाइन, तो ऑफलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आप हमसे इस कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसे कॉन्टेक्ट करके आप एड्रेस पता कर सकते हैं। ठीक है, चाहे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिए चाहे ऑफलाइन, दोनों में कोई अंतर नहीं है, आपको क्वालिटी बराबर मिलेगी। ठीक है, चलिए पीडीएफ नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 क्यूआर दिखाई दे रहा है, एक टेलीग्राम का है, एक इंस्टा का है। तो अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, वीडियो पसंद आ रही है, तो आप हमें जो है हमारे टेलीग्राम वाले चैनल पे कांटेक्ट करिएगा, उसके माध्यम से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। जब आप इंस्टा का क्यूआर स्कैन करेंगे तो आप हमारे इंस्टा साइट पे जाएंगे, जहां पर आपको बहुत सारे जीके जीएस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड आपको बहुत सारा शॉर्ट्स वीडियोस वहां मिल जाएगा, जिससे आपको हमारा रिव्यू भी मिलेगा, साथ में आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये जो मिशन है एमपी कांस्टेबल को लेकर के तो है ही, पर ऐसा नहीं है कि ये दूसरे एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं है, तो बिल्कुल है। कोई भी एग्जाम हो जिसमें एमपी जीके आ रहा हो, इसके अलावा अब मैं तो आपको एमपी जीके पढ़ा रही हूँ, इसके अलावा हमारे जो भी दूसरे टीचर्स हैं वो भी आपके एमपी कांस्टेबल से रिलेटेड जो भी उसका कंप्लीट सिलेबस है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर वीडियो बना रहे हैं। कंटिन्यू 3 से 4 वीडियो आपको डेली मिल रही है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनके कमेंट भी आते हैं, अच्छा लग रहा है हमें ये चीज़ जान करके, आप पढ़ रहे हैं, पीडीएफ नोट्स मांग रहे हैं, कोई कोई हमें जो है मोटिवेट कर रहे हैं, उन्हें क्लासेस पसंद आ रही है तो वो कमेंट भी करते हैं। तो इसी तरह आप जो भी देख रहे हैं वीडियो, हमारे क्लासेस को पसंद करते हैं तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा साथ में। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये सपोर्ट भी हमारा करते रहिएगा। आगे हम चलते हैं आज के हमारे जो मेन क्लास है उस पे। तो स्टैटिक जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है, उसमें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग एवं किले। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाते हैं और हम छोड़ देते हैं छोटा टॉपिक है करके कि बन जाएगा, पर ऐसा नहीं है। तो जब तक चीजें नहीं पढ़ोगे तो वो नहीं बनेंगी। ठीक है ना, तो जितने भी मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग एवं किले होते हैं उनके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं और उनका कोई ऐतिहासिक या सांस्कृतिक या धार्मिक महत्व है, उसे भी हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, देखते हैं। चलिए पहले तो ये देख लीजिए कि इनका जो है उद्देश्य क्या होता है, या क्यों बनाए जाते हैं, या कैसे ये लेकर के आए हैं अपनी ऐतिहासिक धरोहर को। तो ये मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहर कहलाते हैं जो भी दुर्ग एवं किले हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की भूमि पर गोंड, बुंदेला, परमार, राजपूत, मुगल राजवंशों द्वारा निर्मित अवैध दुर्गों का समृद्ध इतिहास है। ठीक है, ये जितने भी आप देख रहे हैं नाम, ये कैसे हैं, एक वंश रहा है, एक प्रॉपर एक साम्राज्य रहा है इनका। तो इन्होंने अपने पहचान के लिए, अपनी जो पहचान है वो भविष्य में आने वाले समय में बनी रहे, उनके लिए भी इन्होंने दुर्ग एवं किलों का निर्माण करवाया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी दुर्ग और किले बनाए जाते थे, या राज्य की समृद्धि दिखाने के लिए, या अपनी पहचान बनाने के लिए, पहचान दिखाने के लिए दुनिया में राजा महाराजा जो है दुर्ग और किलों का निर्माण करवाते थे, और निवास के लिए तो था ही। ठीक है, तो ये किले न केवल सामरिक सुरक्षा के केंद्र थे बल्कि स्थापत्य कला के भी बेजोड़ नमूने थे। तो बिल्कुल आप
कि कोई भी दुर्ग और किला देखिए उनके बनाने का एक अलग पैटर्न होता था। उसमें जो भी राजा चाहता था उसकी इच्छा के अनुसार उसमें जो है रंग रंग जो है लगाए जाते थे या दूसरी नक्काशी वगैरह उसमें की जाती है, तो वो एकदम अपनी अलग पहचान छोड़ जाती है, ठीक है ना? तो ये स्थापत्य कला का भी एक बहुत महत्वपूर्ण नमूना देखने को मिल जाएगा इन दुर्ग और किलों में, ठीक है? तो मध्य प्रदेश में लगभग 25 प्रमुख किले वगैरह हैं यहाँ पर हम जिनको देखने वाले हैं। ऐसा नहीं है केवल 25 हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। अगर ऐसे नॉर्मल छोटे-बड़े देखते जाएँगे तो आपको हज़ारों की संख्या में यहाँ दुर्ग और किले मिल जाएँगे छोटे-बड़े, ठीक है? चलिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्वालियर का किला, ग्वालियर का किला, ठीक है? इसके बारे में जानते हैं सारी चीज़ें कि ग्वालियर में है। अब ग्वालियर का किला है तो ग्वालियर में होगा। ऊँची बलुआ पत्थर की पहाड़ी पर ये स्थित है, ठीक है? ऊँची बलुआ पत्थर की पहाड़ी पे स्थित है, यानी बलुआ पत्थर पर ही निर्मित जो पहाड़ है उस पे ये ग्वालियर का किला बनाया गया है। निर्माता या शासक किसने बनवाया था? तो प्रारंभिक निर्माण जो है राजा सूरज सेन ने इसे बनवाया था, ठीक है? इसे किसने बनवाया था? सबसे पहले सूरज सेन ने बनवाया था और बाद में तोमर वंश हो गए या दिल्ली सल्तनत के शासक रहे हैं या मुगल रहे हैं या मराठा रहे हैं या सिंधिया रहे हैं, इन सभी ने फिर उस पर शासन किया है, फिर उसमें जो भी है थोड़ा सा मॉडिफाई वगैरह कराया है, यानी ग्वालियर के किले पर इनका जो है बारी-बारी से शासन या आधिपत्य रहा है, ठीक है? इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे दूसरे भी भवन या मंदिर मिल जाएंगे, जैसे मान मंदिर जो कि तोमर वंश के शासक है राजा मान सिंह तोमर, उनसे संबंधित है, उन्होंने बनवाया था। उसके अलावा इस किले के आसपास आपको गुजरी महल मिलेगा जो कि रानी मृगनयनी के लिए जाना जाता है, ठीक है? रानी मृगनयनी से संबंधित है। तेली का मंदिर आपको मिलेगा, सास बहू का मंदिर, ये जो है आपको ग्वालियर के किले के आसपास मिलने वाले प्रमुख मंदिर हैं, ठीक है? और यह महल है। तो ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो कहाँ है? तो ये ग्वालियर में है, ग्वालियर के किले के आसपास आपको मिलेगा, ठीक? कोई ऐतिहासिक घटना तो इसमें देख लीजिए, ये रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध स्थल रहा है, ठीक है ना? रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, इसी ग्वालियर किले में उनका शासन रहा है और उनके जो है अंतिम युद्ध का इतिहास भी इस किले से जुड़ा हुआ है, ठीक? आगे बढ़े, इसमें कुछ स्पेशल फैक्ट वगैरह उसे भी देख लेते हैं कि सामरिक अजेयता के कारण इसे भारत का जिब्राल्टर कहते हैं। क्या था? ऐतिहासिक टाइम में जब अगर कोई शासक किसी राज्य में शासन कर रहा है और किसी और को उस पर अधिकार करना होता था, तो वो क्या करता था? उस राजा के जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल होता था, सबसे महत्वपूर्ण किला होता था या दुर्ग होते थे, उनको जीतने की वो कोशिश करते थे, ठीक है? तो जो ग्वालियर का किला था उसे जीतना बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल से जो है उस पर चढ़ाई कर पाते थे लोग, उस पर जीत हासिल कर पाते थे। इस वजह से जो है इसका नाम भारत का जिब्राल्टर रखा गया, अजेयता के कारण, उसे आसानी से नहीं जीता जा सकता था, ठीक है? ग्वालियर किले के बाद आगे देखते हैं मांडू दुर्ग, ठीक है? मांडू कहाँ पे? धार में है, जिला धार में, विंध्य पर्वत श्रृंखला पे ये दुर्ग बना हुआ है, ठीक है? मालवा सल्तनत मुख्य रूप से बाज बहादुर से संबंधित है ये, ठीक है? मालवा सल्तनत लगेगी, ठीक है? और बाज बहादुर के द्वारा इसे बनवाया गया था, ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारे दूसरे आपको महल या इमारतें मिल जाएंगी, जैसे जहाज महल इसी मांडू दुर्ग में स्थित है, हिंडोला महल, रूपमती का मंडप, बाज बहादुर का महल, ये कुछ दूसरे छोटे-छोटे महल है जो आपको मांडू दुर्ग के आसपास मिल जाएंगे स्थापित, ठीक है? ऐतिहासिक कहानी क्या है इससे जुड़ी हुई? तो यह दुर्ग सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम कहानी पर आधारित है, ठीक है ना? ये जो मांडू दुर्ग है किससे? बाज बहादुर जो कि वहाँ के शासक थे, मालवा के शासक थे, और उनकी पत्नी थी रानी रूपमती, उनसे संबंधित उनके प्रेम कथा पर आधारित ये दुर्ग है, ठीक है? निर्मित है। विशेष बात की बात करें तो वर्षा ऋतु में इसका सौंदर्य अत्यंत मनोरम लगता है, यानी देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, और अफगान स्थापत्य कला पर आधारित ये एक दुर्ग है, ठीक है? मतलब इसकी जो बनावट है उसको कहाँ से प्रेरणा ली गई है, कहाँ से ये प्रेरित है? तो अफगान स्थापत्य कला से ये प्रेरित है, ठीक है? ये हो गया हमारा दूसरा प्रमुख दुर्ग। इसके बाद असीरगढ़ का किला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इतिहास में, ये बहुत ज्यादा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? कहाँ पड़ेगा? बुरहानपुर में। अब ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के एकदम दक्षिणतम वाला हिस्सा है, यानी यहीं से हो करके जो है बहुत सारे उत्तर भारत के राजा महाराजा या जो भी ऊपर उत्तरी भारत में निवास करते थे, वो दक्षिण भारत में
प्रवेश करने के लिए इसी क्षेत्र से मध्य प्रदेश से होकर के गुजरते थे और दक्षिणतम हिस्सा आपको बुरहानपुर मिलेगा, जहाँ पर स्थित था असीरगढ़ का किला। बहुत सारे जो उत्तर भारत के राजवंश के जो राजा होते थे, उन्हें अगर दक्षिण भारत के राज्यों में शासन करना होता था, आक्रमण करना होता था या अधिकार करना होता था, तो उन्हें सबसे ज़्यादा सुविधाजनक जो है यही असीरगढ़ का किला लगता था, जहाँ से वो वहाँ पे जो है एक आक्रमण कर सकते थे और उन राजाओं पर विजय जीत हासिल कर पाते थे। ठीक है ना? इसलिए वो बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व का किला भी हो जाता है। अब देखिए निर्माण किसने करवाया? तो अहीर राजा थे आसा, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके बाद भी बहुत सारे जो है राजवंशों के द्वारा इस किले पर जो है शासन किया गया, आधिपत्य में लिया गया था। ऐतिहासिक महत्व का है, कहानी थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाला मार्ग है, ठीक है? कि सुरक्षा का मुख्य केंद्र हुआ करता था। मुगल सम्राट जो भी अकबर थे, ठीक है? मुगल बादशाह अकबर, इन्होंने बहुत ही लंबी घेराबंदी के बाद मतलब एक बहुत ज़्यादा सेना की बड़ी टुकड़ी के साथ इस किले पर अधिकार किया था। मतलब अजेय किला भी था ये। ग्वालियर के किला की तरह ही असीरगढ़ का किला भी एक अजेय किले के रूप में जाना जाता है, जिसे जीतना बहुत आसान नहीं था। ठीक है ना? हाँ, यह 3 प्रकोष्ठों वाला अत्यंत विशाल किला है और मैंने बताया जैसा कि मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणतम वाले हिस्से में है, तो इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, गेटवे टू द दक्कन। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। असीरगढ़ का किला, बुरहानपुर जिला लगेगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ओरछा, जिला छतरपुर। ठीक है? छतरपुर। बेतवा नदी के किनारे स्थित है। निर्माता बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह। बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह इसके प्रमुख निर्माता रहे हैं। प्रमुख भवन कौन-कौन से मिल जाएंगे? बहुत फेमस जो है ये किला है। इसके आसपास आपको छोटे-छोटे दूसरे महल भी मिल जाएंगे, जैसे राजमहल, जहांगीर का महल, राय प्रवीण महल आदि। इस तरह के और भी दूसरे महल मिल जाएंगे। और दूसरी बात करें छतरपुर के, तो ये ध्यान रखिएगा छतरपुर में बहुत ज़्यादा मोस्टली आपको ऐतिहासिक दुर्ग और किले बहुत ज़्यादा उस टाइप उधर आपको मिलेंगे। फिर दूसरा आपको बुंदेलखंड क्षेत्र, तो जो मध्य प्रदेश का आपका इधर पश्चिमी वाला हिस्सा है, उधर आपको दुर्ग किले बहुत ज़्यादा मिलेंगे। दूसरा हिस्सा आपका बुंदेलखंड है, उधर आपको दुर्ग किले बहुत ज़्यादा मिलेंगे। बीच में थोड़ा से कम है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम देखते चलेंगे, थोड़ा-सा मैप को भी ध्यान में रखते हुए। ठीक, ऐतिहासिक घटना, तो मुगल सम्राट जहांगीर के विशेष स्वागत के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है? किसके लिए है? ओरछा किला। यहाँ पे जहांगीर महल का निर्माण करवाया गया था इसी ओरछा किला के अंतर्गत। और इसका निर्माण किस लिए करवाया गया था? जो मुगल बादशाह सम्राट थे वो जहांगीर, उनके स्वागत के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। इसीलिए उसका नाम भी जहांगीर महल रख दिया गया। ठीक है? कोई स्पेशल बात है उसे भी देख लेते हैं। यह किला मध्यकालीन बुंदेला स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट और भव्य उदाहरण है। ठीक है? बुंदेला स्थापत्य कला से संबंधित है ये। इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ओरछा का किला। अगला है इसके बाद चंदेरी का किला। ठीक है? चंदेरी का किला, जिला अशोकनगर। अशोकनगर लगेगा। ठीक है? अब अशोकनगर में है तो कौन सा क्षेत्र है ये आपका? देखिए, बुंदेला बुंदेला एवं मालवा सल्तनत से ये संबंधित है। ठीक है? इतिहास में अगर इसकी बात करें तो 1528 ईस्वी में बाबर ने यह विजय प्राप्त की थी, मतलब बाबर ने जो है इसको जीता था। ठीक है? यहाँ राजपूत महिलाओं और जौहर करने की ऐतिहासिक परंपरा का उल्लेख भी मिलता है। चंदेरी के किले में आपको बहुत सारे जो रानियां रहती थी उनके माध्यम से जौहर की ऐतिहासिक घटना जो है आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। कोई खास बात है तो उसे भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ का विजय स्तंभ अत्यंत ही प्रसिद्ध स्तंभ है। ठीक है? विजय स्तंभ है। यह क्षेत्र अपनी चंदेरी की साड़ियों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। हमने जब जीआई टैग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के, तो उसमें हमने ये भी देखा था कि चंदेरी की साड़ियाँ के लिए चंदेरी को जो है अशोकनगर को क्या मिला था? जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है? इसके चंदेरी के बाद अगला आता है चंदेरी का दुर्ग, कीर्ति दुर्ग। पहले हमने किला देखा है और ये हो गया कीर्ति दुर्ग। ठीक? चंदेरी नगर की एक सबसे ऊंची पहाड़ी पर यह स्थित है। ठीक है? मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? तो चंदेरी नगर की सैन्य रक्षा और सुरक्षा हेतु इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है? तो ये मुख्य रूप से युद्ध वगैरह के लिए इसका निर्माण करवाया गया था इस दुर्ग का। ठीक है? ध्यान रखेंगे।
विशेष बात क्या है, तो अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इस दुर्ग से पूरे चंदेरी नगर का विहंगम दृश्य विहंगम दृश्य दिखाई देता है। यानी बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है ये चंदेरी का दुर्ग, जहां से आप पूरी चंदेरी नगर को आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो दुर्ग वगैरह है ना, किलों के मुकाबले में थोड़ा-सा ज़्यादा ऊँचाई पर बनाए जाते थे और दुर्ग का मेन उद्देश्य ही होता था कि उसमें जो बड़ी-बड़ी मजबूत दीवारें हों, जहाँ से युद्ध वगैरह किया जा सके या दुश्मनों पर निगरानी रखा जा सके या अपने साम्राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को वहाँ से क नियंत्रित किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। ये मुख्य उद्देश्य हुआ करता था किसके? दुर्ग का। किलों में सामान्यतः राजा-महाराजा रहने के लिए, निवास करने के लिए इनका निर्माण करवाया करते थे। ठीक है ना? चलिए, आगे देखते हैं। हाँ, रायसेन का किला, जिला रायसेन, राजपूत, मालवा सल्तनत और मुगल बादशाह के द्वारा इन क्षेत्र में या इस किले पर जो है अधिकार किया गया, शासन किया गया। ठीक है, इसके बाद इसकी अगर ऐतिहासिक घटना की बात करें, कोई ऐतिहासिक महत्व की बात रही है, तो ये जान लीजिए कि रानी दुर्गावती के पिता, क्या नाम था उनका? कीर्ति सिंह। रानी दुर्गावती के पिता का नाम था कीर्ति सिंह। इनसे इसका संबंध है। ठीक है, कीर्ति सिंह से संबंध है इस महल का। इसके अलावा बाद में शेरशाह सूरी, सूरी शासक शेरशाह सूरी ने जो है इस पर अधिकार किया था। मैंने बताया था कि जितने भी हम किले दुर्ग जो पढ़ रहे हैं, उनका कहीं न कहीं ऐतिहासिक महत्व रहा है या इतिहास से कोई महत्वपूर्ण घटना हुई है, जिसके कारण उनका निर्माण हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ आपको इसी तरह से आप बैकग्राउंड कोई ना कोई स्टोरी आपको सुनने को, देखने को मिलेगी। ठीक? चलिए, यहाँ स्थित विशाल जलाशय, प्राचीन मंदिर और मस्जिद बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, याद रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं धार का किला, जिला धार। मूल रूप से परमार शासक राजा भोज से संबंधित है। ठीक है, राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। बाद में फिर दिल्ली सल्तनत की जो भी मुगल बादशाह वगैरह रहे हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में ये किला रहा है। ठीक है, विशेषता, यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया किला है। ठीक है, मालवा क्षेत्र में पड़ता है और मालवा के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है। ठीक है, तो मालवा में जो भी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उसका पूरे इतिहास का एक गवाह के रूप में आप इसे धार के किले को समझ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। 8 हो गया। इसके बाद जो 9वें नंबर में हम प्रमुख किले को देख रहे हैं, वो है मदन महल, जबलपुर में है। अभी भी आप चले जाइए, उसकी सुंदरता, उसकी भव्यता, उसकी स्थापत्य को आप देख सकते हैं, कितनी बारीकी से उसे जो है बनाया गया है और इतना खूबसूरत है अभी भी वो। ठीक है, तो मदन महल का किला जबलपुर में है। गोंड राजा मदन शाह के द्वारा लगभग 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ऐतिहासिक घटना क्या है, महत्वपूर्ण बात इससे रिलेटेड, तो महान रानी, रानी दुर्गावती गोंड शासक थी, गोंडवाना राज्य की रानी दुर्गावती, इनका जो है कार्य क्षेत्र रहा है, शासन क्षेत्र रहा है ये, और मुख्य रूप से एक सैनिक चौकी और निगरानी केंद्र हुआ करता था। बताया ना कि मदन महल जो है इसमें से क्या किस लिए बनाया गया है, तो निगरानी रखने के लिए और मुख्य रूप से सुरक्षा के लिए ही इसका निर्माण कराया गया था। इसके निकट आपको प्रकृति का आश्चर्य संतुलित विशाल शिला जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी बहुत ऊंचाई पर और बहुत ही ऐसी जगह पे स्थित है ये, जहां से आप अपने साम्राज्य का, मतलब जो भी शासक उस समय शासन करते थे, गोंडवाना शासक, वो अपने साम्राज्य की निगरानी के लिए, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए इस किले का निर्माण करवाए थे। ठीक है, आगे देखते हैं सिंगौरगढ़ का किला, दमोह जिले में, गोंडवाना राजवंश से संबंध है इसका। ठीक है, हम जो भी देख रहे हैं, जबलपुर, दमोह देख रहे हैं, सागर देख रहे हैं, यानी बुंदेलखंड वाला क्षेत्र देख रहे हैं, तो हमने इतिहास में पढ़ा है और फिर से जब मैं एमपी का इतिहास पढ़ाऊंगी तो इन सारी चीजों को फिर से हम रिवाइज करेंगे, उसमें ये किलों का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अच्छे से इन किलों की स्टोरी हम वहां पर पढ़ेंगे दोबारा से। देखिए, तो ये जो क्षेत्र की बात कर रही हूँ, ये सभी क्षेत्र कैसे रहे हैं, तो देखिए इस क्षेत्र में जो भी आपके गोंड शासक थे, यानी जो आदिवासी निवास के जो भी प्रमुख शासक थे, वो जो है यहाँ शासन कर रहे थे। जैसे गोंड राजवंश का बहुत ज्यादा इधर आपको देखने को मिलेगा। मालवा शासक के बारे में, तोमर शासक, ये जो है स्थानीय शासक हुआ करते थे, इनका जो है राजवंश आपको देखने को मिलेगा इस क्षेत्र में। ठीक है ना, इतिहास, इसके बारे में थोड़ा ऐतिहासिक घटना के बारे में समझते हैं। तो रानी दुर्गावती की राजधानी रही है। ठीक है, यहीं आसफ खां ने आक्रमण किया था रानी दुर्गावती के साथ। और हमको पता है कि दमोह में ही संग्रामपुर घाटी पड़ता है। ठीक है, संग्रामपुर घाटी
जहाँ पे रानी दुर्गावती जो है वीरगति को प्राप्त हुई थी और रानी दुर्गावती और फिर मुगल बादशाह अकबर इनके जो है सेनापति आसफ खां इनके बीच में युद्ध होता है और इसी युद्ध में रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त होती हैं। ध्यान रखिएगा, वीरगति को प्राप्त होती हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। घने जंगलों के बीच स्थित होने के कारण ये पूरी तरह से प्राकृतिक सुरक्षा से युक्त है। ठीक है, यानी आपको वहां पर एक प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेगा और घने जंगलों के बीच में ये जो किला है स्थित है। ठीक, ये हो गए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। सारी चीजों को जहां कुछ एक्स्ट्रा बताने लायक होगा वो भी मैं ऐड करते हुए चलूंगी। ठीक है ना। अब आते हैं गढ़ का किला या गढ़ा किला। ठीक है, जबलपुर में है, गोंड राजवंशों के द्वारा बनवाया गया है। क्यों प्रसिद्ध है? तो गढ़ा कटंगा राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, वीरांगना जो है रानी दुर्गावती, इनका सुशासन यहीं से संचालित होता था, इस किले से ही। ये कुछ ऐतिहासिक महत्व के जो है घटनाएं हैं इस किले से संबंधित। विशेष बात, यह किला गोंड संस्कृति, वास्तुकला और प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक, इसके बाद है आपका रामनगर का किला। रामनगर का किला नर्मदा नदी के किनारे मंडला में ये स्थित है, मंडला क्षेत्र में। गोंड शासक, अब मंडला है तो यहाँ पे गोंडवाना राजवंशों का ही शासन रहेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है ना। विशेष बात, नर्मदा के पावन तट पर स्थित यह किला गोंड स्थापत्य कला और उसके उत्कृष्ट जल प्रबंधन का एक शानदार उदाहरण है। ठीक है, तो ये दोनों आपके दो किले और हो गए महत्वपूर्ण, इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद देखते हैं बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ का किला राष्ट्रीय उद्यान के भीतर इसको स्थापित किया गया है। बांधवगढ़ किले राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत इसको जो है स्थापित किया गया है। पौराणिक कथा क्या है इससे संबंधित? तो भगवान श्री राम ने यहाँ किला अपने भाई यानी किसके लिए? लक्ष्मण के लिए जो है लंका पर नजर रखने के लिए बनवाया था। ठीक है ना। कैसे आपकी ऐतिहासिक या पौराणिक कहानी है कि भगवान राम ने इस किले को जो है निर्माण किया था और उसे गिफ्ट किया था अपने छोटे भाई लक्ष्मण को लंका के नरेश पर या लंका पर नजर रखने के लिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भगवान विष्णु की शेषशायी विशाल प्रतिमा यानी शेष पर शेषनाग जो होता है उस पर सोए हुए आपको जो है वहां प्रतिमा मिल जाएगी। किसकी? भगवान विष्णु की। शेषशय्या भी बोलते हैं, शेषशायी भी बोलते हैं। तो इसकी विशाल प्रतिमा आपको देखने को मिलेंगी और बहुत सारी प्राचीन गुफाएं भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये बांधवगढ़ के किले से संबंधित इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, चौरागढ़ का किला पचमढ़ी होशंगाबाद सतपुड़ा पर्वत पे स्थित है। ये आपका किला गोंड शासक संग्राम शाह के द्वारा इसे बनवाया गया था। अगर इसकी कोई खास बात बताएं तो यहाँ तक पहुंचने के लिए 1300 से 1400 खड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, यानी बहुत ज्यादा खड़ी पहाड़ी पर ये स्थित है, बहुत ऊंचाई पर बनाया गया है। सतपुड़ा जो कि मध्य प्रदेश में आपका दूसरा जो है हिस्सा है आपका, यानी दक्षिणतम हिस्सा है मध्य प्रदेश का। हमने पढ़ा है पर्वतों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश 2 पर्वतों में बटा हुआ है। ठीक है, एक विंध्याचल और दूसरा सतपुड़ा। तो ये सतपुड़ा पे स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी धूपगढ़ इसी पचमढ़ी और इसी सतपुड़ा पे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ का शिव मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है, जहाँ महाशिवरात्रि पर हजारों श्रद्धालु हर साल पहुंचते हैं और वहाँ पूजा पाठ करते हैं, त्रिशूल भी चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये शिव जी से संबंधित है, इसे ये भी ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़े। चलिए फिर गढ़कुंडार का किला जिला निवाड़ी है, खंगार वंश से संबंधित है और बाद में यहाँ पे बुंदेला शासकों का शासन देखने को मिला था। ठीक है, इतिहास में विशेषता, इसकी स्थापत्य संरचना भूल भुलैया जैसी है और यह किला अनेक रहस्यमय घटनाओं से संबंधित है और बुंदेलखंड की प्रसिद्ध लोक कथाओं पर आधारित है, यानी इतिहास में इसका भी बहुत ज्यादा महत्व रहा है। इसके बाद अगला नरवर का किला। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, आप कम से कम इनके नाम से परिचित रहिए। कहाँ पे ये स्थापित है ये ध्यान रखना है, किन्होंने बनवाया है, कोई महत्वपूर्ण घटना है तो उसको भी आपको यहाँ याद रखने की जरूरत है। ठीक है ना। चलिए फिर इससे संबंधित कोई ऐतिहासिक महत्व की बात है उसे भी हम जान लेते हैं कि ये जो
प्राचीन किले का संबंध किससे रहा है? राजा नल और रानी दमयंती, इनसे संबंधित है। और जैसे हमने मांडू का किला पढ़ा था, मांडू दुर्ग के बारे में, बाज बहादुर रानी रूपमती से संबंधित था, वैसे ही सेम आपको जो है नरवर का किला किससे? राजा नल और रानी दमयंती की प्रेम कथा पर आधारित ये किला है, ठीक है ना, उनसे संबंधित है। तो आप वहां पर जाएंगे तो उनकी कुछ छवि या आपको चित्र वगैरह देखने को मिल सकती है दीवारों पे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किले हो गए। हमने 14, 15, 16, 16 जो है महत्वपूर्ण दुर्ग और किलों को देख लिया है, और ये अभी खत्म नहीं हुए हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे दुर्ग और किले देखने बाकी हैं, ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करती हूँ सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और बाकी किले और दुर्ग को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सारे 2 पार्ट में हम इसे पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको अच्छे से चीज़ों को थोड़ा डिटेल करके स्टोरी के साथ समझा सकें। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए थोड़ा-सा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।